तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और जितना भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद बता रहे हैं, आर्टिकल बता रहे हैं, ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में आपको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह पार्ट 2 वीडियो है जो अनुच्छेद बताते हुए चल रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 19 तक के जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एकदम डिटेल में आपको बता चुके हैं। उस वीडियो को एकदम जरूर देखें आप लोग। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 के बाद अब हम लोग अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है अनुच्छेद 20। इसमें जो है अनुच्छेद 20 के तहत जो है आपका ये जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण देता है, इसमें 3 तरह के स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम की बात कही गई है। जिसमें आपका पहला कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सजा मिलेगा, है ना। अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। यदि आप मान लीजिए कि कोई है ना कांड कर देते हैं, गोली मार देते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद फिर वापस आते हैं सजा को काट करके। तो फिर मान लीजिए आप किसी को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, तो उसी सजा के लिए आपको फिर से उसी दोष के लिए फिर से आपको वही सजा नहीं मिलेगा, फिर आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपका है ना एक स्वतंत्रता ये है 20 के तहत। दूसरा इसमें बात कहा गया है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुसार क्या होगा, सजा मिलेगा। जब आप जो है अपराध करेंगे, है ना, जिस समय अपराध करेंगे उस समय जो संविधान में नियम कानून होगा उसी के अनुसार आपको क्या होगा, सजा मिलेगा, है ना। उसके पहले या बाद में बने हुए नियम कानून के अनुसार आपको सजा नहीं मिलेगा। जिस समय जो गलती किए उसी गलती के लिए उस समय बने हुए जो कानून है उसी के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ये दूसरा आपको स्वतंत्रता मिलता है ना, अनुच्छेद 20 के तहत, है ना। तीसरा इसमें कहा गया है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 20 कहता है कि खुद के खिलाफ में यदि आपको कोई फोर्स करता है कि गवाही दो तो ये गलत है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 20 आपको स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। तो 20 के तहत इतनी सारी बातें बताई गई है, ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 नंबर अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो बिहार दरोगा एसआई का जो आपका है ना, बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें अनुच्छेद 21 से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ना, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन जीने की पूरी आजादी है ना। इसी में आपको विवाह करने की आजादी भी इसी अनुच्छेद के तहत मिलता है, 21 के तहत। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विवाह करने की, शादी करने की आजादी जो है, स्वतंत्रता जो है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 21 होगा, है ना। साथ ही इसमें अनुच्छेद 21 में जो है स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है कि नागरिकों को, अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए दे, है ना। ये जो जिम्मेवारी है सरकार को है अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। यहाँ के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, है ना, अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 का ए। 21 का ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 ए जो है आपको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, इसको याद रखेंगे, है ना। अनुच्छेद 21 ए को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा, है ना। मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ध्यान में ये बात याद रखेंगे, तो है ना, निःशुल्क शिक्षा का बात जो है अनुच्छेद 21 ए करता है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। फिर है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22, है ना। ये जो अनुच्छेद 22 है जो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, इसमें भी 3 तरह की स्वतंत्रता, 3 तरह के फ्रीडम की बात कही गई है, जिसमें पहला कहता है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति को, है ना, पुलिस क्या करता है, हिरासत में लेने आता है ना, तो कारण बताना होगा। पुलिस को क्या करना होगा, उस व्यक्ति को जिसको हिरासत करने के लिए आया है ना, पुलिस को कारण बताना होगा कि क्यों हिरासत में उसको लेने के लिए आए हैं, है ना। तो इसमें आपका 22 के तहत हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा कहता है 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होगा, जो व्यक्ति है ना, उसको क्या करना होगा, जो अपराधी है उसको दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। फिर आपका तीसरा कहता है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार देता है अनुच्छेद 22, ठीक है ना। अपने पसंद के वकील से क्या कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 22 कहता है, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। आपका पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। सारे अनुच्छेदों को बता चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देखें। फिर 19 में आपका, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरा आपका मौलिक अधिकार है 19 से 22। तो 19 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए 19 को बहुत डिटेल में बताए हैं, ठीक है, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपका किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरोध में हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है ना। हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 और 24। 23 अनुच्छेद कहता है बलात्कार, श्रम और मानव व्यापार पर रोक, है ना। तो बलात्कार, श्रम, मानव व्यापार, यानी कि मानव व्यापार कहने का मतलब मानवों का तस्करी हो रहा है, मानव के अंगों का तस्करी हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, उस पर क्या करना है, रोक लगाता है अनुच्छेद 23, है ना। ये भी परीक्षा में पूछा गया है आपका, बलात्कार, श्रम जो है ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है, मानव व्यापार का वर्णन मानव व्यापार पर रोक किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 याद रखेंगे। 24 में है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो जोखिम भरे स्थानों पर या जोखिम भरे कल कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है तो क्या है ना, पुलिस उस पर क्या करेगी, कार्रवाई करेगी, है ना। नियम कानून जो बने हैं उसके खिलाफ में जो काम करवाएगा उसके खिलाफ में क्या होगा, है ना, सब कुछ उसको सजा मिल सकता है, ठीक है। तो 23 और 24 आपका ये रहा। तो 23-24 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद आपका 25 की ओर। ये जो है आपका, है ना, 25 से लेकर के 28 तक का जो अनुच्छेद है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत आपका 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद आते हैं, जो कि सभी तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, कोई भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की हमें आजादी है ना। भारतीय नागरिक कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, है ना, उसे अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये उसकी आजादी है ना। अनुच्छेद 25 कहता है ना, अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया अपने धर्म के लिए संस्थाओं की क्या कर सकता है, स्थापना आप कर सकते हैं, है ना। अपने धर्म को संरक्षण के लिए, उसके उत्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं, संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं, ये 26 कहता है। 27 बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। धार्मिक कर, टैक्स, है ना, जो भी आपका धार्मिक टैक्स है उससे आपको आजादी मिलता है, छूट मिलता है ना। एकदम आपको धार्मिक चीजों पर टैक्स नहीं लगता है। जितने भी देश में, हमारे भारत देश में जो मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है ना, जो धार्मिक चीजें हैं उस पर सरकार द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धार्मिक कर से जो है ना, धार्मिक क्षेत्रों में जो है कर से छूट जो है, आजादी जो है, हमें किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो आपका हो जाता है 27 अनुच्छेद याद रखेंगे। इसमें धार्मिक चीजों पर टैक्स नहीं लगता है, कर नहीं लगता है 27 के तहत। 28 में आपका धार्मिक शिक्षा पर रोक, है ना। सरकार द्वारा जो पोषित शिक्षा संस्थान है ना, स्कूल, कॉलेज, इन सभी में आप कोई विशेष धर्म का, है ना, कोई भी धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, कोई भी शिक्षा पर बात नहीं कर सकते हैं, कोई धार्मिक
चीज़ें नहीं बता सकते हैं। ये सरकार द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, है ना, स्कूल कॉलेज, इन सभी में आप कोई धर्म विशेष का क्या कर सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है। ठीक है, अब आते हैं आपका पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो आपका मौलिक अधिकार है ना, उसमें जो अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद आपको बताए थे, है ना, 29 और 30। 29 और 30 जो है आपका, है ना, शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आपका 2 अनुच्छेद आता है, 29 और 30 आता है। तो 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे उसके हितों का क्या होगा, संरक्षण होगा, है ना। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन कहलाते हैं, हमारे देश में जो 6 मुख्य धर्म है, 6 धर्मों को जो है अल्पसंख्यक वर्ग में माना जाता है। आपका मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, है ना, बौद्ध धर्म का हो गया, जैन हो गया, है ना, और उसके अलावा और भी कुल 6 जो है आपका अल्पसंख्यक वर्ग है ना। इनके हितों का संरक्षण आपका 29 आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, जो भी आपका हमारे देश में सभी लोगों को समानता जो भी अधिकार मिले हैं वो अल्पसंख्यक वर्गों को भी, है ना, हूबहू सभी अधिकार, सभी स्वतंत्रता मिलेगा। ये 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 याद रखेंगे। 30 नंबर कहता है ना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, है ना, हितों का अल्पसंख्यक वर्ग के का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अल्पसंख्यक वर्ग 30 नंबर आपका अनुच्छेद कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो उसका प्रशासन भी चला सकते हैं। इसके लिए सरकार उसको क्या करेगी, सभी संस्थाओं को जो अनुदान देती है उसके आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करेगी। अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा जो स्थापित शिक्षा संस्थान होगा उसको भी उसी प्रकार से अनुदान मिलेगा जो अन्य धर्म के या अन्य लोगों को शिक्षा जो अनुदान मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित जो शिक्षा संस्थान होगा उसको भी अनुदान मिलेगा। यानी कि इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन चला सकते हैं, है ना, ये अधिकार देता है आपको अनुच्छेद 30 देता है ना। इसमें सरकार आपको भेदभाव नहीं करेगी, है ना, आपको भी अन्य वर्गों की तरह, है ना, सारी सुविधाएं प्रदान करेगी। अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे देश का जो संविधान है उसके जो जनक माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। इन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है अनुच्छेद 32 को जो है ना, क्या कहा, भारतीय संविधान का आत्मा कहा। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है ना, संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें देता है। मान लीजिए कोई भी मौलिक अधिकार, आपको जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसका हनन होता है आपके साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं किसी के द्वारा जबरदस्ती, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो आपके साथ जो, है ना, मौलिक अधिकार जो छीने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, है ना, आपको दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो आपका उच्चतम न्यायालय है ना, जो दिल्ली में स्थित है, इसके तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है ना। ये पूछा जाता है कि, है ना, अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार के रिट जारी करता है, तो कुल 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से रिट जारी करता है, या एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन रिट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, कौन नहीं है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी आता है। तो इसका एक अलग से एक और वीडियो बना देंगे जिसमें पांचों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नाम जान लीजिए कि 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। तो पहला रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, पहला का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, है ना। हैबियस कॉर्पस कभी कभी क्या करेगा, ये हिंदी में इस तरह से न लिख करके इस तरह से हैबियस कॉर्पस लिख देगा, क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस इस तरह से करके कभी कभी क्या कर देता है, कॉर्पस इस तरह से करके कभी कभी क्या कर देता है, लिख देता है। तो दोनों तरीके से आपको, है ना, पढ़ने आना चाहिए।
पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश, है ना, मैंडेमस, इसको क्या पढ़ते हैं, मैंडेमस पढ़ते हैं, दूसरा वालों को मैंडेमस पढ़ते हैं, तीसरा वालों को प्रतिषेध लेख, है ना, प्रोहिबिशन क्या पढ़ते हैं इसको, तीसरा वाले को प्रोहिबिशन पढ़ते हैं, चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, है ना, सटियोरेरी इसको पढ़ते हैं उत्प्रेषण को, पांचवा है का आपका अधिकार परीक्षा लेख, इसको कब पढ़ते हैं, क्वा वारंटो पढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, जारी करता है ना, देता है। तो ये आपका 32 आर्टिकल तक हम लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 395 तक जो अनुच्छेद है उसके, है ना, आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर 395 तक में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है सबका आपको हम एक्सप्लेन करके, है ना, बताएंगे।